आज 9 मार्च 2026 है और आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे डिजिटल वजूद का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सच में डिजिटल दुनिया इसके बिना अधूरी है। बिल्कुल, हम हर दिन हर घंटे अनगिनत ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कैब बुक करते हैं, कभी होटल, तो कभी कोई सीरीज स्ट्रीम करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब बिना रुके कैसे काम करता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, आज हमारे पास चर्चा के लिए दो बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से समृद्ध सोर्सेज हैं। पहला, एक बेहद ज्ञानवर्धक आर्टिकल है जिसका नाम है कैसेंड्रा, द स्केलेबल बैकबोन ऑफ रियल टाइम डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा सोर्स भी बहुत दिलचस्प है। एकदम सही। दूसरा सोर्स एड्यूरेका यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो अपाचे कैसेंड्रा और रियल टाइम एप्लीकेशन के डिजाइन पर गहराई से बात करता है। ये दोनों ही सोर्सेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि डेटाबेस असल में कैसे विकसित हुए हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन बड़ा ही स्पष्ट है। आज के समय में जब हर सेकंड अरबों डेटा पॉइंट बन रहे हैं, तो आम कौन सी तकनीकें इन सबको बिना थके संभाल रही हैं। हम एक होटल बुकिंग एप्लीकेशन का बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेकर समझेंगे कि पुरानी डेटाबेस तकनीकें बड़े स्केल पर कहां संघर्ष करती हैं और नई डिस्ट्रीब्यूटेड तकनीकें कैसे इस भारी दबाव को झेलती हैं। बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि डेटा की इस भागती दौड़ती दुनिया में असल में चल क्या रहा है। ये मिशन तकनीकी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ डेटा के उत्पन्न होने की गति को समझना जरूरी है। गति तो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, हम सिर्फ कुछ हजार फाइल्स या टेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन अरबों डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो हर माइक्रो सेकंड में जनरेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि उसे तुरंत प्रोसेस करके रिजल्ट देना है। बिल्कुल, उसे उसी पल प्रोसेस करके यूजर तक पहुंचाना है। इस रियल टाइम डेटा का जो स्केल है वो सच में हैरान करता है। अगर हम सिर्फ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो लाखों स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट होम सेंसर्स और इंडस्ट्रियल मशीनें लगातार अपना स्टेटस सर्वर पे भेज रही हैं। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का डेटा भी तो है। हाँ, वहाँ एक ही समय पर दुनिया भर में करोड़ों लोग अलग अलग शोज देख रहे हैं। और अगर हम ऑनलाइन वित्तीय लेन देन या फिनटेक की बात करें, तो वहाँ हर पल लाखों पेमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। इतना भारी ट्रैफिक लगातार सर्वर से टकरा रहा है। और ठीक इसी बिंदु पर हमें पुरानी और नई डेटाबेस तकनीक के फर्क को समझना होगा। जो हमारे पारंपरिक डेटाबेस हैं, जिन्हें हम रिलेशनल डेटाबेस या RDBMS कहते हैं, वे इस भारी दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं। हाँ, संघर्ष करने लगते हैं। उनका डिजाइन मूल रूप से केंद्रीकृत या सेंट्रल होता है। सारा डेटा एक मुख्य सर्वर पर आता है और वहीं से प्रोसेस होता है। मतलब सारा भार एक ही जगह। सही कहा। जब डेटा कम था और ट्रैफिक का अंदाजा लगाया जा सकता था, तब ये मॉडल बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन आज जब ट्रैफिक अचानक से स्पाइक कर सकता है, तो ये केंद्रीकृत सिस्टम एक बॉटलनेक बन जाता है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हाईवे के सारे टोल बूथ बंद करके सिर्फ एक ही लेन खुली रखी जाए। कितनी भी तेज गाड़ियां हों, वहां आकर तो जाम लगना ही है। बिल्कुल जाम लग जाएगा। ये बहुत ही सही एनालॉजी है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो पुराने मास्टर स्लेव डिजाइन में सबसे बड़ी खामी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की होती है। इस डिजाइन में एक मुख्य सर्वर होता है जिसे मास्टर कहते हैं, जो डेटा लिखने का काम करता है। हाँ, और बाकी स्लेव सर्वर्स सिर्फ डेटा पढ़ने के लिए होते हैं। अगर वो मास्टर सर्वर किसी वजह से क्रैश हो जाए, तो पूरा सिस्टम नया डेटा लेना बंद कर देता है। ये तो वो कॉलेज के दिनों वाली बात हो गई, जब हॉस्टल का एक मुख्य वाईफाई राउटर खराब होता था और पूरे ब्लॉक का इंटरनेट ठप हो जाता था। बिल्कुल वैसा ही। आज के समय में कोई में बड़ा व्यवसाय, खासकर ई-कॉमर्स या फिनटेक, एक सेकंड का भी डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि टेक इंडस्ट्री को एक ऐसे सिस्टम की तलाश थी जो इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को पूरी तरह से खत्म कर सके। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से डेटाबेस डिजाइन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आना शुरू हुआ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य विषय की, अपाचे कैसेंड्रा। सोर्सेज के मुताबिक कैसेंड्रा इन पुरानी RDBMS वाली समस्याओं को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से सुलझाता है। ये कोई साधारण अपग्रेड नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही अलग है। कैसेंड्रा मास्टर स्लेव मॉडल को पूरी तरह से हटा देता है। ये पेयर टू पेयर या मास्टरलेस सेटअप पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम के अंदर मौजूद हर एक नोड, जिसे हम नोड कहते हैं, सही कहा, उसकी अहमियत बिल्कुल बराबर है। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड का बॉस नहीं है।
हर नोड डेटा को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ही है तो सारा काम कैसे होता है? मतलब अगर कोई एक नोड या सर्वर जल जाए या क्रैश हो जाए तो क्या सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता? सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा सिर्फ एक नोड पर नहीं होता, वो पूरे क्लस्टर में फैला होता है। हर नोड दूसरे नोड्स के साथ लगातार बात करता रहता है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, अगर एक सर्वर डाउन होता है तो ट्रैफिक अपने आप दूसरे सर्वर की तरफ मुड़ जाता है, कोई रुकावट नहीं आती। और सोर्सेज में एक चीज का बहुत जिक्र है, वो है इसका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आरडीबीएमएस के दिनों में अगर डेटाबेस फुल हो जाता था तो हमें वर्टिकल स्केलिंग करनी पड़ती थी, जो काफी मुश्किल होता था। हाँ, उसी सर्वर मशीन को बंद करो, उसमें और रैम लगाओ, नया हार्ड डिस्क लगाओ, फिर चालू करो, इसमें डाउन टाइम लगता था। लेकिन कैसेंड्रा हॉरिजॉन्टल तरीके से स्केल करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि एक ही मशीन को सुपर कंप्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो बस क्लस्टर में कुछ नए साधारण कमोडिटी सर्वर जोड़ दीजिए और सिस्टम खुद ही सब मैनेज कर लेगा। बिल्कुल, सिस्टम अपने आप डेटा को उन नए सर्वर्स पर बांट देगा। और सबसे अहम बात, इसके लिए सिस्टम को 1 सेकंड के लिए भी बंद करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच में इतना आसान है? मतलब सिस्टम चालू है, लोग पेमेंट कर रहे हैं और उसी बीच नए सर्वर प्लग इन किए जा रहे ये हैं। तकनीकी रूप से ये ऐसे ही काम करता है। ये बिना रुके हाई अवेलेबिलिटी देता है। जरा सोचिए किसी ग्लोबल फिनटेक ऐप के बारे में। ऐसा ऐप नहीं चलाया जा सकता जो मैसेज दिखाए कि डेटाबेस अपग्रेड हो रहा है, कृपया रात 2 बजे के बाद पेमेंट करें। वो तो बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। हाँ, कैसेंड्रा ये सुनिश्चित करता है कि चाहे नए सर्वर्स जोड़े जा रहे हो या कोई पुराना सर्वर क्रैश हो गया हो, सिस्टम बाहर से 100% अपटाइम ही दिखाएगा। थ्योरी तो बहुत शानदार लग रही है। अब इस पूरी तकनीकी चर्चा को एक असल दुनिया के उदाहरण से जोड़ते हैं ताकि समझ आए कि ये जमीन पर कैसे उतरता है। ये एक अच्छा तरीका है। हमारे दूसरे सोर्स जो एड्यूरेका का वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। मान लेते हैं कि एक होटल बुकिंग ऐप बनाना है, बिल्कुल एक्सपीडिया जैसी कोई बड़ी और ग्लोबल वेबसाइट। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। एक ग्लोबल होटल बुकिंग सिस्टम में वो सब कुछ होता है जो किसी डेटाबेस को उसकी अंतिम सीमा तक टेस्ट कर सकता है। सच में इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हाँ, इसमें सर्च, ट्रांजैक्शंस, रियल टाइम अपडेट्स, सब कुछ एक साथ होता है। चलिए पहले इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, यानी वो चीजें जो एक आम आदमी ऐप खोलते ही इस्तेमाल करता है। इसे सिर्फ एक बुलेट पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि एक यूजर जर्नी की तरह देखते हैं। जैसे कि कोई ट्रिप प्लान कर रहा हो, शहर के हिसाब से सर्च करता है। जैसे बैंगलोर जाना है तो वो बैंगलोर टाइप करेगा, फिर तारीखें चुननी है। और सर्च यहीं खत्म नहीं होती, होटल की पूरी लिस्टिंग चाहिए होती है। ये भी देखना होता है कि होटल की स्टार रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने वहाँ के रिव्यूज लिखे हैं, तस्वीरें कैसी हैं, हाँ, और सबसे जरूरी कीमत क्या है। वीडियो सोर्स में जो उदाहरण है उसमें बैंगलोर के व्हाइटफील्ड इलाके में ताज होटल को खोजा जा रहा है। सही कहा। और सिर्फ होटल खोजना काफी नहीं है, लोग ये भी देखते हैं कि वो होटल उनके काम की जगह या घूमने की जगह से कितना दूर है, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या POI कहते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई बैंगलोर जा रहा है तो वो शायद MG रोड के पास रुकना चाहेगा, तो ऐप को तुरंत ये भी दिखाना होगा कि ताज होटल से MG रोड की दूरी कितनी है। डेटाबेस को ये सारा कैलकुलेशन उसी मिलीसेकंड में करना है। इसके साथ ही कुछ और जटिलताएं भी हैं, जैसे सिस्टम को कम से कम 365 दिन एडवांस में बुकिंग करने की सुविधा देनी होगी। ये पेरिस में फ्रेंच भाषा में इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई मॉस्को में रशियन में और कोई इंडिया में, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट। और अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल्स भी तो होंगे। हाँ, दुनिया के किसी भी कोने से लाखों लोग एक ही समय पर एक ही सर्वर से डेटा मांग रहे होंगे। इन सब में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगती है एक डेवलपर के नजरिए से, वो है रियल टाइम प्राइसिंग को संभालना। वो सच में एक बड़ी चुनौती है। होटल के कमरों का किराया कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एयरलाइन के टिकट की तरह हर सेकंड बदलता है। और यही मुख्य कारण है कि इस उदाहरण के लिए कैसेंड्रा को चुना गया। होटल की कीमतें स्थिर नहीं है, सीजन के हिसाब से रेट बदल रहे हैं। अगर वीकेंड है तो रेट अलग है, या कोई खास ऑफर चल रहा हो। हाँ, कोई मार्केटिंग ऑफर चल रहा है तो रेट तुरंत अपडेट होना चाहिए। या फिर अगर कोई उस ऐप का प्लैटिनम मेंबर है तो उसे लॉगिन करते ही एक अलग डिस्काउंटेड कीमत दिखनी चाहिए। ये सब रियल टाइम में डेटाबेस से फेच करना होता है। ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। वीडियो में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का भी बहुत जिक्र है, जो बैकएंड के लिए जरूरी होती हैं। हाँ, जैसे कि इस तरह के ग्लोबल डेटाबेस को स्टोर करने के लिए करीब 50 से 100 टेराबाइट स्टोरेज की जरूरत होती है। फॉल्ट टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई नोड मरे तो सिस्टम ना रुके। लो लेटेंसी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल,
ताकि पेज लोड होने में वो गोल गोल बफरिंग ना दिखे। और इलास्टिक स्केलिंग की अहमियत को मत भूलिए। मान लीजिए दिसंबर का महीना है, छुट्टियों का सीजन है, और अचानक लाखों लोग एक साथ सर्च करने लगते हैं। तब तो ट्रैफिक आसमान छूने लगता है। हाँ, सिस्टम को उस पीक सीजन में तेजी से स्केल अप करना पड़ता है, और जैसे ही छुट्टियां खत्म हो उसे वापस स्केल डाउन करना होता है ताकि सर्वर का बिल कम रहे। और इस पूरे प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी का मुद्दा सबसे क्रिटिकल है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर कोई रूम बुक कर रहा है, उसने देखा कीमत 5,000 रुपए, वो पेमेंट गेटवे पे गया, कार्ड डिटेल्स डाली, और जब तक ओटीपी डाला तब तक पीछे से सिस्टम ने कीमत 6,000 कर दी। तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कोई उस ऐप को दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। एकदम सही बात है। सर्च करते वक्त इवेंचुअल कंसिस्टेंसी बर्दाश्त की जा सकती है। मतलब अगर किसी होटल का नया फोटो अपलोड हुआ है और वो किसी को 2 सेकंड बाद दिखे तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। फोटो से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात पैसों की हो, बुकिंग कंफर्म करने की हो, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए। कीमत वही होनी चाहिए जिस पर क्लिक किया गया था। कैसेंड्रा ये सुविधा देता है। हाँ, कैसेंड्रा ये आज़ादी देता है कि ये तय किया जा सके कि किस काम के लिए कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब ऐसा सिस्टम बनाने बैठते हैं तो डेटा को व्यवस्थित कैसे करते हैं? अगर कोई RDBMS का इस्तेमाल करे तो ये पूरा डेटाबेस कैसा दिखेगा? RDBMS का एक बहुत ही बुनियादी नियम होता है, नॉर्मलाइजेशन। इस नियम का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि डेटाबेस में कोई भी जानकारी दोहराई ना जाए। मतलब डुप्लीकेशन ना हो। हाँ, डेटा को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्से की एक अलग टेबल बन जाती है। समझ गया। मतलब होटल के लिए एक अलग टेबल होगी जिसमें सिर्फ होटल का नाम और शहर होगा। सही। कमरों के लिए एक अलग टेबल होगी जिसमें रूम टाइप और कीमत होगी। मेहमानों की लिस्ट की एक अलग टेबल, और स्विमिंग पूल या वाईफाई जैसी सुविधाओं के लिए एक और अलग टेबल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अब सोचिए कि कोई ऐप पर आता है और एक जटिल सर्च करता है। वो कहता है, मुझे बैंगलोर के MG रोड के पास एक 5 स्टार होटल चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो और कीमत 10,000 से कम हो। ये तो काफी लंबी क्वेरी हो गई। हाँ, अब RDBMS को ये रिजल्ट देने के लिए क्या करना होगा? उसे इन सारी अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ना होगा, जिसे हम जॉइंस कहते हैं ना। वो होटल टेबल से नाम निकालेगा, रूम टेबल से कीमत, सुविधाओं वाली टेबल से पूल का डेटा, और फिर उन सबको एक साथ सिलकर स्क्रीन पर दिखाएगा। इसमें तो काफी समय लगेगा। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। जब डेटा कम होता है तो जॉइंस बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब 100 टेराबाइट का डेटा हो और लाखों लोग एक साथ ऐसे जॉइंस वाली क्वेरी रन कर रहे हों, तो दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर घुटने टेक देगा। सारा प्रोसेसर पावर तो उसी में चला जाएगा। हाँ, प्रोसेसर इन टेबल्स को जोड़ने में ही सारा समय और मेमोरी लगा देगा, जिससे लेटेंसी बढ़ जाएगी और सिस्टम धीमा हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि अगर डेटाबेस माइग्रेट करना हो, मान लीजिए ओरेकल से MySQL पर, तो इन जटिल जॉइंस वाले सिस्टम को माइग्रेट करना बहुत थकाऊ और जोखिम भरा होता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसेंड्रा इस पूरी नॉर्मलाइजेशन की थ्योरी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। कैसेंड्रा पूरी तरह से डी-नॉर्मलाइज्ड अप्रोच पर चलता है। डीनॉर्मलाइज्ड? आसान शब्दों में कहें तो कैसेंड्रा में जॉइंट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। रुको 1 मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कोई जॉइंट्स नहीं तो फिर अलग अलग डेटा एक साथ मिलता कैसे? इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कैसेंड्रा में जानबूझकर डेटा को कई जगह कॉपी किया जाता है। एक ही होटल का डेटा कई अलग अलग टेबल्स में डुप्लीकेट किया जा रहा है। क्या हम उसी समस्या की तरफ वापस नहीं जा रहे जहां से शुरू किया था? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। RDBMS ने तो स्टोरेज बचाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन सिखाया था। ये तो कंप्यूटर साइंस के बुनियादी नियम को तोड़ने जैसा है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसके पीछे के पैराडाइम शिफ्ट को समझना होगा। RDBMS तब डिजाइन किए गए थे जब हार्ड डिस्क की स्टोरेज बहुत महंगी होती थी। हाँ, तब 1-1 मेगाबाइट कीमती होता था। तब स्टोरेज बचाना सबसे जरूरी था, भले ही प्रोसेसर को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन आज के समय में स्टोरेज बहुत सस्ती हो गई है। आज जो चीज सबसे महंगी है वो है लेटेंसी या इंतजार का समय। ये बात तो है, कोई इंतजार नहीं करना चाहता। आज अगर ऐप 2 सेकंड लेट लोड हुआ तो लोग दूसरी ऐप पर चले जाएंगे। कैसेंड्रा का डिजाइन इसी बात पर आधारित है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, बस डेटा तुरंत मिलना चाहिए। तो डेटा को डुप्लीकेट करने का मतलब है कि अगर शहर के हिसाब से सर्च किया जा रहा है तो एक ऐसा टेबल बनाया जाएगा जिसमें डेटा पहले से ही उस सर्च के हिसाब से सजा कर रखा हो। एकदम सटीक। इसे क्वेरी ड्रिवन डिजाइन कहते हैं। RDBMS में पहले डेटा मॉडल बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें से डेटा कैसे निकाला जाए।
और कैसेंड्रा में? कैसेंड्रा में शुरुआत ही इस सवाल से करते हैं कि यूजर आखिर सर्च क्या करने वाला है। ये अप्रोच सच में बहुत अलग है। सोर्सेज में इसके लिए रो, की और वैल्यूलेस कॉलम्स जैसे भारी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इससे थोड़ा आसान भाषा में खोलते हैं। वैल्यूलेस कॉलम्स का क्या मतलब हुआ? ये काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है कि कोई कॉलम हो और उसमें कोई वैल्यू ही ना हो। ये कैसेंड्रा का एक बहुत ही चालाकी भरा हैक है। इसे एक स्प्रेडशीट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्प्रेडशीट है जिसमें रो का नाम है बैंगलोर। अब RDBMS में क्या किया जाता? कॉलम्स बनाए जाते हैं जैसे होटल का नाम, कीमत। हाँ, और फिर स्प्रेडशीट के सेल्स के अंदर डेटा भरा जाता। डेटाबेस को सेल के अंदर जाके पढ़ना पड़ता। ठीक है, ये तो सामान्य तरीका है। लेकिन कैसेंड्रा में जब सिर्फ एक लिस्ट चाहिए होती है तो सेल्स के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता। सिर्फ स्प्रेडशीट के जो हेडिंग्स होते हैं उन्हीं हेडिंग्स में होटल के नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे ताज, ओबेरॉय, मैरियट। अच्छा, बेस को किसी सेल के अंदर जाके वैल्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ एक नज़र में सारी हेडिंग्स को स्कैन करता है और तुरंत बता देता है कि बैंगलोर में कौन कौन से होटल्स हैं। तभी इन्हें वैल्यूलेस कॉलम्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि कॉलम के अंदर की वैल्यू से मतलब नहीं है, खुद कॉलम का नाम ही डेटा है। वाह, ये तो सच में जीनियस है। मतलब बिना कोई जॉइन लगाए पलक झपकते एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। बिल्कुल। कैसेंड्रा सीधे उस रो पर जाता है और मिली सेकेंड्स में सारे होटल के नाम उठा के दे देता है। लेकिन इसमें कुछ ट्रैप्स या जाल भी तो होंगे। जैसे सोर्सेज में सुपर कॉलम फैमिली का जिक्र है, खासकर जब हम उस POI यानी MG रोड वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। एक डेवलपर इसमें कैसे फंस सकता है? जब जो लोग RDBMS से कैसेंड्रा में आते हैं वो अक्सर अपने पुराने तरीके नहीं छोड़ पाते। वो पुराने माइंडसेट से काम करते हैं। हाँ, वो कैसेंड्रा में भी RDBMS जैसा डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं और सुपर कॉलम फैमिली बना बैठते हैं। मान लीजिए किसी ने POI के लिए एक सुपर कॉलम फैमिली बनाई और उसी के अंदर होटल की सारी जानकारी ठूंस दी, उसका पता, फोन नंबर, तस्वीरें, सब कुछ। तो इसमें नुकसान क्या है? एक ही जगह सब मिल तो रहा है। नुकसान डीसीरियलाइजेशन की प्रक्रिया में है। मान लीजिए ऐप के एक पेज पर उस सुपर कॉलम फैमिली से सिर्फ एक छोटा सा डेटा चाहिए, जैसे सिर्फ होटल का फोन नंबर। हाँ, लेकिन सिस्टम उस एक फोन नंबर को अलग से नहीं पढ़ सकता। उसे पढ़ने के लिए सिस्टम को उस पूरे के पूरे भारी भरकम सुपर कॉलम को हार्ड डिस्क से मेमोरी में उठाना पड़ता है और डीसीरियलाइज करना पड़ता है। अच्छा, मतलब चाहिए था किताब का सिर्फ एक पन्ना, एक लाइन पढ़ने के लिए, लेकिन सिस्टम को पूरी की पूरी भारी किताब लाइब्रेरी से उठाकर लानी पड़ी, उसे खोलना पड़ा, तब जाकर वो एक लाइन मिली। बिल्कुल यही होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सर्वर की मेमोरी और प्रोसेसर का समय दोनों बहुत बुरी तरह बर्बाद होते हैं। और अगर लाखों लोग एक साथ ऐसा करें तो सर्वर बैठ जाएगा। हाँ, सिस्टम फिर से धीमा हो जाएगा। इसीलिए कैसेंड्रा में हमेशा सलाह दी जाती है कि डेटा को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जो डेटा चाहिए बस वही पढ़ा जाए। इसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं। मतलब पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी स्क्रीन पर क्या डेटा दिखाना है, और उसी हिसाब से अलग अलग कॉलम फैमिलीज बनानी चाहिए। कमाल की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए मुख्य निष्कर्ष निकालें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टेकअवे ये पैराडाइम शिफ्ट ही है। हमें एक ऐसी दुनिया से बाहर आ गए हैं जहां RDBMS का राज था और जहां हार्ड डिस्क की जगह बचाना सबसे जरूरी माना जाता था। सही कहा। और अब हम कैसेंड्रा जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड तकनीक की दुनिया में हैं, जहां स्पीड, 24 घंटे अवेलेबिलिटी और रियल टाइम में डेटा को संभालना सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर चाहे इसके लिए डेटा को डुप्लीकेट करके क्लस्टर में कई जगहों पर क्यों ना रखना पड़े। आज के समय में स्टोरेज बहुत सस्ता है, लेकिन इंतजार करना या सिस्टम का एक सेकंड के लिए भी डाउन होना करोड़ों का नुकसान करा सकता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद अब जब भी कोई फ्लाइट बुक करेगा या किसी होटल बुकिंग ऐप पर रूम खोजेगा या वीकेंड पर कोई वेब सीरीज स्ट्रीम करेगा, तो उसे जरूर यह एहसास होगा कि स्क्रीन के पीछे उन सर्वर रूम्स में क्या जादू चल रहा है। उसे समझ आएगा कि ये सारा डेटा बिना किसी जॉइंट्स के कितनी तेजी से प्रोसेस हो रहा है। हाँ, डीनॉर्मलाइज तरीके से, ताकि बिना बफरिंग के सही जानकारी मिल सके। और इसी बात से एक बहुत जरूरी और थोड़ा जटिल सवाल उठता है जो मैं छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, कैसेंड्रा में स्पीड के लिए डेटा को जानबूझकर सिस्टम में अलग अलग नोड्स पर डुप्लीकेट किया जाता है। हाँ, हमने अभी यही चर्चा की। दूसरी तरफ होटल के कमरों की कीमतें हर सेकंड रियल टाइम में बदलती रहती हैं। ऐसे में जब किसी छुट्टियों के पीक सीजन में लाखों लोग एक साथ दुनिया भर से बुकिंग कर रहे हों, तब क्या होगा? तो बिना किसी जॉइंट्स के और बिना किसी सेंट्रल मास्टर सिस्टम के
जो सबको कंट्रोल कर सके, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये कैसे सुनिश्चित करता है कि अलग-अलग सर्वर्स पर सेव किया गया वो डुप्लीकेट डेटा आपस में टकराए नहीं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। वो ये कैसे तय करता है कि बिल्कुल सही अपडेटेड कीमत ही मिले और ओवरबुकिंग का कोई केस ना आए? ये कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का वो जादुई पहलू है जिस पर हर उस इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए जो इस डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे के खेल को समझना चाहता है। क्या बात है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है कि जो तकनीक बाहर से इतनी स्मूथ दिखती है वो अंदर से कितनी लेयर्स में काम करती है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि रियल टाइम डेटा का ये आर्किटेक्चर कितना विशाल और रोमांचक है। इसमें कोई शक नहीं है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों के साथ लौटेंगे। तब तक अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए और नया सीखते रहिए।